स्टूडेंट्स क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एनर्जी का एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले गया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इज टोटल एनर्जी इज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम प्लस करें तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा? मेरा अनचेंज, सेम रहेगा वैल्यू। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक्स, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैंने वाई लिख दिया, और इसका वैल्यू है सपोज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी फिक्स, एक नंबर ले सकते हैं 10। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो प्लस करने के बाद 10 आएगा। चलिए एक वैल्यू लेके देखते हैं। अगर मैं ये भी नहीं समझ में आया तो एक मैं और वैल्यू लेके देख रहा हूँ। अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने 4 लिख दिया और पोटेंशियल की जगह मैंने 6 लिख दिया और इक्वल टू कांस्टेंट है यानी 10 हो गया। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करके 2 कर दूँ तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, इसको 8 होना पड़ेगा, 6 से बढ़ के 8 आना पड़ेगा, तभी तो आंसर 2 + 10 8 आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अगर ये काइनेटिक एनर्जी की जगह में 4 लिखा था, अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं 8 कर दिया, इंक्रीज कर दिया ना मैंने, इंक्रीज कर दिया। अगर ये जो रहा पोटेंशियल एनर्जी ना, पहले ये 6 था, अगर इस 6 को मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 को मुझे 2 करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों को प्लस करने पे कांस्टेंट आएगा, 10 आएगा। पहले 10 था ना, अब भी 10 ही चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है 4 to 8, तो पोटेंशियल एनर्जी 6 to 2 होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो दोनों को प्लस करके 10 आएगा। यानी क्या समझे? समझे ये कि अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक इंक्रीज हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी सपोज इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो दोनों को प्लस करके कांस्टेंट होगा। यानी अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से गिराया जाए, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से धरती पे गिराया जाए, अर्थ पे गिराया जाए, तो उसका हाइट कमता है। और देखिए यहाँ पे हाइट एच था, यहाँ पे हाइट कम हो गया ना, हाइट हाइट देखिए हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो हाइट डिक्रीज हो रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। तो अगर हाइट डिक्रीज हो रहा है तो किसको इंक्रीज होना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा, और डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा भी, क्योंकि पहले जब ये एप्पल पेड़ से लगा हुआ था ना, तो उसका स्पीड 0 था ना, रुका हुआ था एप्पल, स्पीड 0 था। जब पेड़ से टूट के गिरा तो कुछ स्पीड के साथ गिरा ना, तो उसका वेलोसिटी सपोज हो गया 10। तो देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? और वेलोसिटी इंक्रीज होने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। जब भी वेलोसिटी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो हो तो गया कंफर्म, क्योंकि देखिए इस केस में हो क्या रहा है, अगर एप्पल पेड़ से गिर रहा है यानी पेड़ से गिर रहा है यानी हाइट कम हो रहा है, हाइट कम यानी पोटेंशियल एनर्जी कम, और वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, यानी दोनों को प्लस करने में क्या होगा? वैल्यू कांस्टेंट होगा ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट धरती पे गिरे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, लेकिन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वैल्यू में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कांस्टेंट होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए होगा आपका। आई होप आपको इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अच्छे से समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार इज एक्सलेटेड ऑन ए लेवल प्लेग्राउंड। ए कार इज एक्सलेटेड ऑन ए लेवल प्लेग्राउंड। चलिए, ए कार इज एक्सलेटेड ऑन ए लेवल प्लेग्राउंड एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 4 times इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार इज। देखिए आइए डिस्कस करते हैं क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये एक लेवल ग्राउंड है, रास्ता है, ये कार है जिसका वेलोसिटी v। थोड़ी दूर चलने के बाद इस कार का वेलोसिटी हो गया, क्या बोला है? 4 times ना, यानी 4v। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इक्वेशन नंबर 1। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, वेलोसिटी क्या हो गया?
4v हो गया, बढ़ के 4v हो गया, यानी वेलोसिटी की जगह पे मैंने क्या लिख दूंगा 4v का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, 4v का स्क्वायर क्या हो गया 4v इंटू 4v 16v स्क्वायर, 16v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या इस 16 को मैं बाहर निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 16 और हाफ mv स्क्वायर। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को चेक कीजिए, इक्वेशन 1 में क्या लिखा है हाफ mv स्क्वायर ना, तो इस हाफ mv स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ क्या। तो क्या समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ऑप्शन नंबर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक करके आएगा, बोलेगा सर तो आज मैं तो एग्जाम 4 के आया हूँ। भाई 4 के तुम गोबर करके आया हो यहाँ पर, भाई यहाँ पे पूछा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल के आ गए, है ना। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी पूछता तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन पूछा क्या है पोटेंशियल एनर्जी पूछा, यहाँ गेम खेल दिया एग्जामिनर ने, है ना, काइनेटिक एनर्जी का इन्फॉर्मेशन देके और पूछ दिया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है एग्जाम में, है ना, गिवन क्या है और पूछा क्या है, एकदम आपको अलर्ट रहना है यहाँ पर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अरे भाई ये जब कार है रास्ते पे चल रहा है ना, कार तो उड़ता नहीं है, ग्राउंड के कंटेक्ट में होता है, ग्राउंड के कंटेक्ट में है कार, यानी उसका हाइट क्या है 0 है ना। अरे कार तो मिट्टी के साथ कांटेक्ट में चलता है ना, कार तो रास्ते पे चलता है, कार उड़ता तो नहीं है ना। तो कार अगर ज़मीन के टच में चल रहा है, इसका मतलब उसका हाइट ज़मीन से क्या हाइट 0 है, हाइट है। अगर कार का स्पीड बढ़ गया, कार का स्पीड बढ़ गया फिर भी हाइट तो 0 है ना, ऊंचाई थोड़े बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है ना, कार तो अभी ज़मीन पे ही है, तो हाइट 0 है। और जब भी हाइट आपका 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh इज इक्वल टू m इंटू जी, हाइट 0, आंसर 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज, 0 का 0 रहेगा, याद रखिए दोस्तों। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो ऑप्शन नंबर डी होना था उस केस में। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, है ना। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन होता क्या है, व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन, what is negative work done, what is negative, what is negative work done। ये नेगेटिव वर्क डन होता क्या है, ये नेगेटिव वर्क डन होता क्या है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ना, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, यानी बॉडी जाना इस तरफ चाह रहा है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये जो एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर 180 डिग्री ना, इसी केस को बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है वेन एवर फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का उल्टा डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है ना, उसी को बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के केस में एंगल कितना होता है थीटा, वो एंगल होता है आपका 180 डिग्री। चलिए इसको एक इसका फॉर्मूला से भी इसको प्रूव करते हैं। होता क्या है देखिए, बेसिकली फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला, फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्क डन का, वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है यहाँ पर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ये होता है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो अगर पॉजिटिव वर्क डन सो नेगेटिव वर्क डन ना, आइए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाना है, डायग्राम ही लगाना है, इसको बढ़िया से डायग्राम समझते हैं। चलिए ये रहा डायग्राम, ये रहा लैम्बोर्गिनी कार उठा के ले आया हूँ, एकदम गूगल से छाप दिया हूँ। ओके अब आएगा एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझ में। चलिए देखिए ये मेरा लैम्बोर्गिनी कार है, मेरा नहीं है गूगल का है, गूगल से उठाया गया है। ये कार इधर मूव कर रहा है, ये रहा कार का डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा, ये कार इधर मूव कर रहा है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। और कार के ऊपर पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है। तो पीछे की तरफ फोर्स कब लगेगा भैया, जब ड्राइवर कार का ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करना मतलब क्या, आप कार को रोकना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो जब भी ब्रेक लगाता है नहीं नेगेटिव वर्क डन ही होता है ब्रेक लगाना मतलब। तो देखिए इस कार में हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट कार इधर जाना चाह रहा है और ये जो कार है ना कार, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो एंगल कितना हो बताना जरा, 180, एंगल 180 मतलब नेगेटिव वर्क डन होता है। इसको फॉर्मूला से अगर प्रूव करना चाहूँ तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा और W इज इक्वल टू एफ एस
और एंगल कितना होता है नेगेटिव वर्क डन में 180 डिग्री, तो कोस यहाँ लिख दूंगा कोस 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा FS। कोस 180 डिग्री का वैल्यू होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा आपको -1 है ना, -1 होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया -FS आ गया ना नेगेटिव वर्क डन, दिख रहा है ना साइन, ना यही तो है नेगेटिव किधर, तो नेगेटिव वर्क डन के केस में नेगेटिव वर्क डन के केस में एंगल क्या क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन के केस में एंगल क्या होता है, एंगल होता है हमको 180 डिग्री, एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अभी है टाइम, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये आपका ये 4, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg है सेम डायमीटर एंड एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 kg। जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, इधर जगह मेरा, इधर सॉल्व करते हैं। चलिए, दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा बेकार सा दिख रहा है, इसको थोड़ा बढ़िया कलरफुल बनाया जाए, ब्यूटीफुल बनाया जाए। ओके चलिए, दो ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट बन जाओ। चलिए, दो ऑब्जेक्ट है 10 kg, टू स्फीयर ऑफ मास 10 kg है सेम डायमीटर एंड एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 kg। अच्छा, दोनों का डायमीटर सेम है ना, डायमीटर समझते हो ना, ये रहा ये वाला पार्ट, ये डी, दोनों का डी सेम है। चलिए, इसका डायमीटर डी है तो इसका भी डायमीटर डी है। चलिए, इसका मास है 10 kg, ओके, इसका मास है कितना 3.5 kg, ओके 3.5 kg, ठीक है। ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, चलिए, ये रहा आपका ग्राउंड, ये रहा मिट्टी, ग्राउंड, दोनों बॉल को ग्राउंड पे गिराना है। चलिए, एक है यहाँ पर आयरन, ये बना हुआ है आयरन का, लोहा का, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। चलिए, फिजिक्स में कहाँ से आएगा भाई एटॉमिक नंबर, ओके, इसको ग्राउंड पे गिराया गया है। वेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे गिर रहा है, अभी रास्ते में है, गिरा नहीं है, तो ग्राउंड से ये मिट्टी से 10 मीटर ऊपर, ये मिट्टी, ये रहा हाइट ना, ये मिट्टी से 10 मीटर ऊपर, मतलब इस जगह पे उन लोगों का क्या सेम होगा, क्या सेम मतलब एक्सेलरेशन सेम, मोमेंटम सेम, पोटेंशियल एनर्जी सेम या काइनेटिक एनर्जी सेम, ये चारों ऑप्शन में से क्या सेम होगा दोनों मास का, आयरन और एल्युमिनियम का। अच्छा, कब सेम होगा, कब, जब वो ज़मीन से 10 मीटर ऊपर रहेगा तब। ओके ठीक है, देखते हैं चेक करते हैं। देखिए, एक एक करके चेक करते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी। चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, मोमेंटम मतलब p, फॉर्मूला क्या होता है एम वी। ओके, ऑप्शन नंबर सी को ट्राई कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर एम जी एच। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके ठीक है, चारों का मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया पहले। अब क्या सेम है, सेम क्या है, ओके देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आयरन और एल्यूमिनियम दोनों का मास सेम है क्या, बता जरा, क्या दोनों का मास सेम है क्या? कहाँ मास सेम है, एक का मास 10 kg, एक का मास 3.5 kg, मास डिफरेंट है। अब देखो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मास डिफरेंट तो मोमेंटम डिफरेंट, मास डिफरेंट तो पोटेंशियल डिफरेंट। यहाँ भी मास है, मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा, तो सेम क्या होगा, एक्सलेशन सेम होगा। देखिए कि एक्सलेशन में मास का भी कहीं है ही नहीं, v माइनस यू बाई टी, मास का मेंशन ही नहीं है, यानी एक्सलेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए, देखिए कितना बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लिख के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह का वीडियो बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।